वंदे मातरम। आप सब दोस्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी और आज की जो ये क्लास है इसमें कोई ऐसा टॉपिक नहीं है किसी सब्जेक्ट से हम उठा करके लाए हों। आप लोगों की भारी डिमांड पर लगातार आप लोगों ने बार-बार कमेंट्स की, बार-बार मैसेज किए मेरे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। तो आप लोगों के बार-बार मैसेज करने पर मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं जो करंट का बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। दोस्तों, आप सबने नाम सुना होगा अफगानिस्तान। आप इस मैप पर देख पा रहे होंगे अफगानिस्तान का एक छोटा सा लोगो लगा हुआ है। इस पूरी की पूरी पृथ्वी इस मैप पर एक छोटा सा भारत के ऊपर एक छोटा सा निशान दिखाई दे रहा है, वो अफगानिस्तान का निशान है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले हैं, सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि अफगानिस्तान में अभी तक भारत कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं कर रहा है, या फिर और जितने भी देश हैं वर्ल्ड के अंदर कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। तालिबान की शुरुआत कहां से हुई, तालिबान कौन सा संगठन है, किसका संगठन है, काम क्या करता है तालिबान, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। फिर ये जानेंगे कि अफगानिस्तान की शुरुआत कहां से हुई। ये जो अफगानिस्तान अस्तित्व में आया कहां से आया, क्या ये 100-200 साल पुराना है या हजारों साल पुराना है, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और तुरंत से लाइक कर दें। उम्मीद है कि आपको ऐसे वीडियोस भी पसंद आएंगे जो बीच बीच में हम आप लोगों के लिए ट्रेंडिंग टॉपिक पर चल रहे पॉइंट्स के बारे में, देश विदेश के मुद्दे के बारे में जान करके समझाएंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। दोस्तों, अफगानिस्तान जो है वो शुरुआत से ही इस पर कोई ना कोई शासक जो है शासन करने के लिए आता रहा है। अगर मैं बात करूं आज से 2500 वर्ष पहले की, तो लगभग तब से ही शुरुआत होती है, तब से ही अस्तित्व में आता है अफगानिस्तान। लेकिन वो अफगानिस्तान के नाम से बिल्कुल भी नहीं आता है। शुरुआत में इसका नाम कांधार, गजनी, ऐसे नाम आपने सुने होंगे, मेडिवल हिस्ट्री में आपने सुना होगा और प्राचीन भारत में भी आपने नाम सुना होगा। तो अफगानिस्तान एक नॉर्मल अफगानिस्तान ही नहीं है। इसी अफगानिस्तान को दोस्तों साम्राज्यों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं साम्राज्यों का कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, अच्छा, इसको साम्राज्यों का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? साम्राज्यों का कब्रिस्तान कहने का सीधा सा कारण यह है क्योंकि यहां पर कोई भी शासक आज तक शासन करने के लिए आया तो उसने लगातार कई सौ वर्षों तक शासन बिल्कुल भी नहीं किया, स्टेबल वो बिल्कुल भी नहीं रहा। दोस्तों, ये अस्तित्व में कहां से आता है, ये बात करते हैं किस किसने शासन किया, अमेरिका ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई, रसिया ने क्या प्रतिक्रिया दिखाई, ये सारा कुछ इस वीडियो में आप जानेंगे। तो ध्यान से बने रहें, कोई पेन पेपर की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझते रहना। दोस्तों, अभी इसका नाम बदल करके जो ये अफगानिस्तान था, लीगली तौर पे इसका जो नाम है वो तालिबान के लोगों ने इसका नाम चेंज कर दिया है। अफगानिस्तान से इसका नाम बदल करके कर दिया है IEA, यानी दोस्तों इसको कहेंगे इस्लामिक इमिरेट्स अफगानिस्तान। ये इसका नाम बदल दिया गया है फिलहाल। दोस्तों, धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं अफगानिस्तान पर, पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानों का कब्जा हो चुका है। इस बारे में चर्चा थोड़ी सी देर में करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं फिर चर्चा करते हैं। ये अफगानिस्तान का मैप है, जैसा कि आप सब जानते हैं। पाकिस्तान के ऊपर ही जो हिस्सा है वो अफगानिस्तान का है, ये उसका फ्लैग भी है और ये मैप भी है, देख पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से। उसके बाद दोस्तों कुछ समय पहले की प्रतिक्रिया देखें तो ये 2013 की है और 2013 में जितना भी ये रेड कलर से पॉइंटेड है ये एरिया, ये सारा का सारा जो है वो यहां पर तालिबानियों के द्वारा घेरा गया पूरा का पूरा पॉइंट था। वर्ष 2017 की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, एरिया तालिबान कंट्रोल इन 2017। तो ये पूरा का पूरा जो एरिया था ये 2017 में घेरा हुआ था, तालिबान के कंट्रोल में था। तो कितना सा एरिया है तालिबान के कंट्रोल में, ये कुछ पॉइंट्स हैं। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते लगभग कुछ ही सप्ताहों में, कुछ ही समय में देखेंगे आप, आज से लगभग 15-20 दिन पहले, 20-25 दिन पहले ये कुछ इस तरीके की हालत थी अफगानिस्तान की। देख रहे हो, धीरे धीरे बढ़ता चला गया और लगभग 10 से 12 दिनों में दोस्तों ऐसी हालत हुई, कुछ ही सप्ताहों में ऐसी हालत हुई कि आज आप देख सकते हैं पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानों का कब्जा है। पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर, ये आप मैप देख पा रहे हैं, रेड कलर का पूरा पॉइंटेड है, लेकिन एक बीच में छोटा सा एरिया है, इस पर जो है कोई भी कब्जा नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि ये पूरा का पूरा तालिबानों के हाथ में है और जहां ये छिपा हुआ एक व्यक्ति बैठा हुआ है, ये चाहता है कि अगला जो शासक है वो मैं बनूं। तो इसके बारे में आगे चल करके चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं अफगानिस्तान की शुरुआत से, कि अफगानिस्तान जो है वो कहां से आया, कैसे आया, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आपने नाम सुना होगा महाभारत के समय से भी या उससे पहले से भी आपने 16 महाजनपद हुआ करते थे भारत में, आपने सुना होगा 16 महाजनपद हुआ करते थे जिसमें एक था गांधार। 16 महाजनपदों में से एक गांधार था और दोस्तों गांधार में ही महाभारत में एक हस्तिनापुर का राजकुमार हुआ करता था जिसका नाम था धृष्टाराष्ट्र, नाम सुना है। उसकी पत्नी गांधार की राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था गांधारी। ये शकुनी मामा की बात करें वो भी गांधार से आया हुआ था। तो ये सारे के सारे महाभारत के समय से व्यक्ति कहां से थे? अफगानिस्तान से आए थे। दोस्तों उस समय आज से 2500 वर्ष पहले गांधार की जो राजधानी कैपिटल हुआ करती थी, गांधार की राजधानी या कैपिटल हुआ करती थी, वो कौन सी थी? तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं इसकी राजधानी थी तक्षशिला। क्या थी? तक्षशिला।
तक्षशिला जो है विश्व का सबसे पुराना, मतलब भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला। रिप्रेजेंट में अगर अभी प्रेजेंट की बात करूं तो नालंदा विश्वविद्यालय है, क्योंकि तक्षशिला अभी अपने अंडर नहीं है, पाकिस्तान में है। उस समय ये गांधार की राजधानी हुआ करता था तक्षशिला। इतना ही नहीं, उसके बाद बात करें दोस्तों ईसा मसीह के जन्म से लगभग 500 वर्ष पहले की, तो ईरान में ही एक हक्कावंशी डायनेस्टी चलती थी, हक्कामनी डायनेस्टी। तो लगभग ईसा मसीह के 500 वर्ष पहले हक्कामनी डायनेस्टी चलती थी, जिसका जो रूलर हुआ करता था, जिसका शासक हुआ करता था दोस्तों दारा तृतीय, या उसका नाम था डेरियस III या डेरियस III, खूब नाम सुना होगा आपने। दोस्तों 328 BC की बात कर रहा हूं मैं। और आपने एक यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर महान का भी नाम सुना होगा, जो काबुल कांधार के रास्ते भारत में आया हुआ था, जो कि डेरियस III को मार करके सीधा भारत में आया था। ये सारा कुछ आपने सुना होगा। मैं बात कर रहा हूं अभी पुराने समय की, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहूंगा, आप लोगों को बहुत से पॉइंट मैं समझाता रहूंगा। और न केवल ये डेरियस की बात करें, न केवल हम सिकंदर की बात करें, अगर हम यहां बात करें मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य की, तो चंद्रगुप्त मौर्य का भी बहुत सा हिस्सा जो था दोस्तों, वो यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो काफी हिस्सा था वो इसने यहां पर घेरा हुआ था। तो प्राचीन काल से ही भारत का हिस्सा रहा है अफगानिस्तान, लेकिन धीरे 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 अलग अलग शासकों ने शासन करते रहे और अपने अंडर कर लिया, फिर इसको स्वतंत्र भी करवाया, वो सब कुछ जानेंगे। तो लगातार देखो यहाँ पे अटैक हुए हिंदू यूनानी शासकों के, जो कि बैक्ट्रिया से आए हुए थे। उसके बाद अटैक हुआ ईरान के शासकों का, जो पर्शियंस थे। फिर सेंट्रल एशिया से शक आए, उन्होंने भी आक्रमण किया। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया ना कि भाई साम्राज्यों का ये क्या है, कब्रिस्तान है। तो कितने शासक आए, लगातार शासन करके चले गए, कोई भी स्टेबल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है दोस्तों, वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, वो किसी को भी शासन नहीं करने देते, कोई कितना भी पावरफुल हो। न केवल दोस्तों हम पुराने समय की बात करें तो ये जितने भी व्यक्ति मैंने अभी नाम लिए हैं, ये सारे के सारे ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानते थे। तो तालिबानों के द्वारा जो बौद्ध धर्म की मूर्तियां थी उनको भी तोड़ा गया है ना। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूं अरबों के आक्रमण की, अरबों के अटैक की। तो अभी कुछ समय में जैसे धीरे धीरे समय बीतता गया और इस्लाम धर्म की उत्पत्ति होती है, तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति में जैसे तुर्क हैं, तुर्कों ने अटैक किया, यानी तुर्कों का शासन भी रहा था अफगानिस्तान में। महमूद गजनी यामिनी वंश का था, वो भी अफगानिस्तानी था। मोहम्मद गौरी जो था वो भी अफगानिस्तान में शासन कर रहा था। दिल्ली सल्तनत में फिरोज खिलजी आया, वो भी दिल्ली सल्तनत जो है अफगानिस्तान में शासन करके आया। उसके बाद बाबर की बात करूं तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, बाबर जो था वो शासक था कहां का, काबुल का। ये सारे के सारे शासक चलते आ रहे थे। फिर दोस्तों 1707 में ईरान का शासक बना दुरानी वंश का एक शासक, जिसका नाम था नादिर शाह। ये भी आपने नाम सुना होगा, नादिर शाह। नादिर शाह ने दोस्तों मुगलों पर अटैक किया और कोहिनूर हीरे को ले गया। उसके बाद दोस्तों एक नादिर शाह का ही सेनापति हुआ करता था, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगानिस्तान का शासक बना। इसकी हत्या कर दी गई नादिर शाह की, किसके द्वारा, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। तो 1947 में अहमद शाह अब्दाली का दोस्तों शासन हुआ। और उसके बाद दोस्तों जमन शाह बना। जमन शाह जिस समय शासन कर रहा था, उसी समय पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह शासन कर रहे थे। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह शासन कर रहे थे। तो ये जमन शाह जो था वो देखा उसने कि भाई हमें अब भारत की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि भारत पर ये अटैक इसलिए करते थे क्योंकि भारत जो था वो सोने की चिड़िया हुआ करता था। भारत सोने की चिड़िया था, इसलिए सारे के सारे अरब अटैकर्स हों, ब्रिटेन के लोग हों, या कोई भी देश, वर्ल्ड का कोई भी व्यक्ति हो, सीधा हिंदुस्तान में आना चाहता था। तो दोस्तों यहां पर जैसे ही जमन शाह भारत की तरफ मूव करता है और नेक्स्ट शासक बन जाता है अफगानिस्तान का, कौन था, जो कि बार कोजाई डायनेस्टी का ही एक व्यक्ति हुआ करता था, एमिर दोस्त मोहम्मद। एमिर दोस्त मोहम्मद के चलते ही ब्रिटेन के लोगों ने आकर के हस्तक्षेप शुरू कर दिया अफगानिस्तान के प्रति, जो कि भारत की पूरी आप जानते हैं भारत में ब्रिटेन के लोगों का शासन चल रहा था। ये ब्रिटेन के लोग ही जाकर के परेशान करने लगे एमिर दोस्त मोहम्मद को, और एमिर दोस्त मोहम्मद से ही मिल गए जाकर के कौन, ब्रिटेन के लोग, जो ब्रिटेन इंडिया का शासन हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों शाह सुजा, धीरे धीरे शाह सुजा को जो है यहाँ का नेक्स्ट शासक बनाया, और आगे भी ये प्रोग्राम चलता रहा। तो यहाँ थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम आगे चल करके, अब आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। ये मैंने पूरा का पूरा आप लोगों को पुराने समय की बात बताई है, ठीक है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ओके, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये एक पुराना मैप है जिसमें मैंने काफी पुराना मैप, वैसे तो नया ही मैप कहेंगे, लेकिन इसको पुराने तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो अफगानिस्तान है, ये पूरा का पूरा जो कांधार वगैरह का जो एरिया है, ये पूरा का पूरा गांधार कांधार, ये पूरा का पूरा जो एरिया है दोस्तों, ये क्या है, ये अफगानिस्तान का है। चलो नेक्स्ट मैप में समझेंगे, ये थोड़ा सा आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन यहां बात करते हैं दोस्तों। ये पाकिस्तान है, ये पहले पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तान में था, लेकिन ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये क्या है, अफगानिस्तान का एरिया है। इस अफगानिस्तान के ऊपर की बात करूं दोस्तों, तो यहां पर रशिया एम्पायर चल रहा था, रशिया एम्पायर चल रहा था, यानी कि रूस सोवियत संघ का नाम सुना होगा, ये पूरा का पूरा शासन कर रहा था। और नीचे की ओर मैं दोस्तों बात करूं यहां पर, तो यहां पर ब्रिटेन इंडिया, ठीक है, यानी कि हम ये कहेंगे इंडिया ब्रिटिश एम्पायर, इंडिया ब्रिटिश एम्पायर चल रहा था यहां पे। तो ऊपर की तरफ दोस्तों रशिया एम्पायर, नीचे ब्रिटिश एम्पायर, दोनों में अब युद्ध होने लगा कि भाई हम अटैक करेंगे, हम लेंगे अफगानिस्तान को, हम लेंगे अफगानिस्तान को। तो दोनों में युद्ध चलने लगा, और उत्तर का जो एरिया था दोस्तों, वो अफगानिस्तान, जो रशिया के शासक, रशिया जो हुआ करता था, रशिया एम्पायर, वो खोजने लगा कि हमें जरूरत है इसकी। और नीचे की तरफ से बात करूं तो इंडियन ब्रिटिश लोग जो है इसको लेने की कोशिश करने लगे। फिर धीरे धीरे दोस्तों शाह सुजा जो है, जो शाह सुजा हुआ करता था, मैंने अभी आपको बताया है,
शाह शुजा ने आकर के अंग्रेजों के साथ मिलकर के शासन करना शुरू कर दिया अफगानिस्तान पर। तो अफगानिस्तान के जो लोग हुआ करते थे वो कबीलों के टाइप में हुआ करते थे। शुरुआत में जितने भी तालिबानी या और भी जितने भी ये छोटे छोटे जो संगठन हैं, ये क्या करते थे, वहां के जो कबीले के लोग हुआ करते थे उन कबीलों के सरदार के साथ मिलकर के छोटी छोटी सेनाएं बनाया करते थे। वो सारे के सारे कबीले नाखुश हुए शाह शुजा से। कारण क्या था? क्योंकि ये लड़ने के लिए पैसे लेते थे, किसी को मारना हो, किसी को पीटना हो, तो ये सारे के सारे पैसे लिया करते थे। अब शाह शुजा बोला कि भाई मैं पैसे इतने नहीं दे पाऊंगा आप लोगों को, तो ये लोग नाखुश हुए इससे कि हमें ऐसा शासक नहीं चाहिए। तो इसी समय में तीन एंग्लो, या ये कहेंगे 3 एंग्लो अफगानिस्तान वॉर हुए। जो पहला वॉर हुआ दोस्तों 1839 से 42 के बीच में, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई और शाह शुजा की हत्या कर दी। उसके बाद सिंहासन पर बैठा दिया गया एमिर दोस्त मोहम्मद को। उसके बाद दूसरा एंग्लो युद्ध हुआ 1878 से लेकर के 1880 के बीच, जिसमें भी अंग्रेजों की जीत हुई और रूलर यानी कि शासक बना दिया अब्दुल रहमान को। उसके बाद दोस्तों तीसरा अटैक होता है धीरे आगे चलने के बाद, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं दोस्तों। यहां पर जैसे ब्रिटिश शासकों की जो स्थिति आती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और रूस अपनी तरफ करने लगा कि भैया हम लेंगे, और यहां जो ब्रिटिश सरकार थी वो अपनी तरफ कहने लगी। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में एक सीमा रेखा खिंच गई, अफगानिस्तान के और ब्रिटिश इंडिया के बीच एक सीमा रेखा खिंच गई, जिसको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जिसको डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। डूरंड लाइन जो खिंची वो 1893 में खिंची, ठीक है। और ये मैं डूरंड लाइन आपको दिखा देता हूं, आई थिंक मैंने फोटो तो लिया था। ये डूरंड लाइन है, देखिए ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो अभी बीच का जो एरिया है, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, इसी को डूरंड रेखा बोला जाता है। ये डूरंड लाइन खिंची हुई है यहाँ पे, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को अलग करती है डूरंड लाइन है, जो 1893 में खींची गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? आपको ध्यान रखना है, ब्रिटिश एम्पायर और अफगानिस्तान के द्वारा, दोनों के साथ मिलकर के। 1907 में दोस्तों ब्रिटिश इंडिया और रशिया एम्पायर दोनों का समझौता हुआ और रशिया एम्पायर बोला ठीक है चलो तुम शासन कर लो। उसके बाद दोस्तों 1919 में 3rd एंग्लो अफगानिस्तान वॉर होता है, जिसके बाद दोस्तों 19 अगस्त 1919 को दोस्तों स्वतंत्र घोषित कर लेता है, स्वतंत्र घोषित कर लेता है, ठीक है, अपने आप को, जो अफगानिस्तान है, ठीक है। अफगानिस्तान कहता है भाई हम स्वतंत्र है। तो अफगानिस्तान स्वतंत्र हुआ कब? 1919 में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दोस्तों यहां अफगानिस्तान का जो शासक बनता है, उस समय यहां का जो शासक बनता है, आपको ध्यान रखना है, यहां का शासक होता है दोस्तों मोहम्मद अमनुल्लाह शासक बन जाता है यहाँ का और शासन करने लगता है। ये बड़ा उदारवादी व्यक्ति था, क्योंकि उस समय जितने भी ये शासक हुआ करते थे, ये नए नए कारनामे कट्टरपंथी जो है मुस्लिम हुआ करते थे, ठीक है। ये सारे के सारे कट्टरपंथी मुसलमान थे। लेकिन यहाँ पे जो ये अमरुल्लाह बना, इसने क्या किया, जितने भी कट्टरपंथी आती है उनको धीरे धीरे समाप्त करने लग गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ के कुछ कट्टरपंथी लोगों ने इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन किया और इसको हटवा दिया गया। इसके बाद जो है जहीर शाह को शासन करने के लिए जो है सत्ता दे दी गई, जहीर खान को। तो बात करते हैं जहीर खान की, और यहां पे पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं जहीर खान की। नेक्स्ट जो शासक बना, नेक्स्ट रूलर जो बना, वो बना दोस्तों जहीर शाह। ये नेक्स्ट शासक बन गया। अब दोस्तों ये जो शासक बना, इसी के शासन पीरियड को, ये लगभग रहा था 1933 से लेकर के 1973 तक, ये इतने दिन तक शासन रहा। और इसी समय को दोस्तों गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है गोल्डन पीरियड? क्योंकि इस समय में दोस्तों यहां पर लोगों का आना जाना, जितने भी यहाँ पे घूमने फिरने वाले लोग हुआ करते थे, आना जाना बिल्कुल बना रहा, कोई आतंकवाद नहीं था। लेकिन जैसे ही इसके जाने के बाद ये विदेशी दौरे पर गया, विदेशी दौरे पर दोस्तों इसका ही एक जो है पीएम हुआ करता था, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था इसका एक। तो इसके प्राइम मिनिस्टर का नाम था दोस्तों दाऊद खान। अब दाऊद खान दोस्तों क्या है, जैसे ही देखता है कि भाई जहीर खान गए हुए हैं विदेशी दौरे पर, तुरंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर लेता है, यहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर लेता, बोला अब प्रेसिडेंट मैं हूं, यहाँ की सत्ता को मैं चलाऊंगा। तो जैसे ये सत्ता को चलाने बैठा, तुरंत ही अफगानिस्तान में जो है 2 कम्युनिटीज में चेंज हो गया अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कौन कौन से पार्ट्स हैं इनके बारे में जानेंगे। तो समझिए, देखो अफगानिस्तान को 2 पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया गया, तो वो पार्ट्स कौन कौन से हैं जरा आप लोगों को वही समझने हैं, ठीक है। चलिए यहां पर समझते हैं। तो अफगानिस्तान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया दोस्त, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अफगानिस्तान को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अफगान को कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? एक अफगानिस्तान को, एक तो दोस्तों इस्लामिस्ट में जो कट्टरपंथी के लोग हुआ करते थे, इस्लामिस्ट, और दूसरे हुआ करते थे दोस्तों यहां पर कम्युनिस्ट, ठीक है। कम्युनिस्ट, जो कम्युनिस्ट हुआ करते थे दोस्तों, वो विचारधारा के लोग हुआ करते थे। मतलब वो बहुत ज्यादा सिंपल लोग थे, विचारधारा के लोग थे। वो कट्टरपंथी से उनको कोई मतलब नहीं था। ये कट्टरपंथ लोग थे, कट्टरपंथ, ठीक है। ये कट्टर लोग हुआ करते थे और ये थे विचारधारा, मतलब कम्युनिस्ट विचारधारा के, बहुत सिंपल व्यक्ति, इनको किसी से कोई मतलब नहीं।
अपना काम करते रहो, जीते रहो, अच्छा खासा खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ भी पहनो, कुछ खाओ, कुछ करो। लेकिन जो यहाँ पर जो इस्लामिस्ट जो कट्टर लोग थे दोस्तों, ये अपना अलग ही रूल रखा करते थे कि हम भाई हम इस्लाम हैं, महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देंगे, है ना, महिलाओं को पूरा का पूरा फेस जो है कवर्ड रहेगा। ये सारा का सारा प्रोग्राम इनका रहता था। तो यहां पर दोस्तों इन कम्युनिस्ट लोगों का शासन देखो। अब यहां से समझने वाली बात है, जो अभी पीछे का जो समझा हमने वो केवल एक अस्तित्व था, एक पुरानी बातें थी। लेकिन समझने वाली बात यहां से शुरू होती है कि भाई ये जो तालिबानी है ये कहां से शुरू हुए, ये जो पूरा पूरा अटैक है वो क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, ये सारी की सारी चर्चा यहां पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों यहां पर बात करते हैं, जो ये कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोग थे, इसका साथ दिया सोवियत संघ ने। जो सोवियत संघ था, सोवियत संघ ने जो है साथ दिया किसका, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले लोगों का। और यहां पर दोस्तों यहां पर साथ देता है यूएसए। यूएसए इन कट्टर लोगों का साथ देता है। अच्छा, कट्टर लोगों का साथ देने का कारण क्या था यूएसए का? यूएसए का केवल इतना सा कारण था कि यूएसए और सोवियत संघ यानी कि रूस की और अमेरिका की कभी भी नहीं बनती है, दोनों एकदम खिलाफ रहते हैं एक दूसरे के। मैं तेरे साथ नहीं, तू मेरे साथ नहीं, ऐसा प्रोग्राम रहता है इन लोगों का। तो भाई यहां पर जो है यूएसए, जैसे यूएसए ने साथ देना शुरू कर दिया इस्लामिस्ट का, तो यहां पर दोस्तों मुजाहिदीन जैसे लोग जो है वो उत्पन्न होने लगे। तो यहां पे ये कट्टरपंथ जो लोग थे उनका नाम यहां से शुरू करो। सबसे पहले मुजाहिदीन लोग थे। मुजाहिदीन नाम सुना होगा तुमने, मुजाहिदीन। मुजाहिदीन। अब ये मुजाहिदीन लोगों के पास पैसे कहां से आने लगे, जो ये इतना ज्यादा प्रोग्राम को करने लगे? तो इनकी जो फंडिंग करता था वो अमेरिका करता था, यूएसए। फंडिंग कौन कर रहा था? फंडिंग कर रहा था यूएसए। यूएसए फंडिंग कर रहा था। भैया पैसे लो और मजे लो, पैसे लो मजे लो। आवाज आ तो रही है यार, कैसी बात कर रहे हो पंडित निक्की भाई? आवाज आ रही है, बढ़िया, खूब, अपना वॉल्यूम बढ़ाओ, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों ये फंडिंग करने लगे जो है, और फंडिंग अमेरिका देने लगा इस मुजाहिदीन वाले लोगों को। धीरे 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 चल करके दोस्तों अब क्या होता है, सोवियत संघ जो है वो आर्मी भेज देता है अपनी जो है अफगानिस्तान में। अब ये सोवियत संघ क्या करता है, आर्मी भेज देता है, आर्मी भेज देता है कि भैया आर्मी भेज देते हैं और अब तुम अटैक करो और घेरो इसको, अफगानिस्तान को। तो 1979 में आर्मी भेज देता है सोवियत संघ, यानी कि रूस आर्मी भेज देता है। अब देख रहे हो तुम प्रोग्राम, यहां से लगभग 10 साल तक आर्मी यहां रहती है, लगभग 10 साल तक आर्मी यहां रहती है। और 10 साल के बाद दोस्तों होता क्या है, 10 साल के बाद आर्मी को वापस बुला लिया जाता है 1989 में कि बोलो अब तुम्हारे बस की बात नहीं है। आर्मी चली जाती है वापस, वापस चली जाती है कि भैया कुछ ना कर पाओगे, यहां तुम 10 साल रह लिया, अभी तक कुछ नहीं कर पाई तो आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहां से भैया ये 10 साल के बाद पहला देखो शासन करने के लिए कौन आए, सोवियत संघ वाले, रूस वाले आए। 10 साल रुक करके अपनी आर्मी को वापस ले गए, क्योंकि कारण क्या था, यहीं पर जन्म होता है दोस्तों अफगानिस्तान में एक, ये अफगानिस्तान नहीं कह सकते, यहीं पे बर्थ ऑफ तालिबान, तालिबान के लोगों का जो है, तालिबान लोगों का यहां पे जन्म होता है। अब तालिबान क्या है, तालिबान कहां से शुरू हुआ, ये अब जानेंगे दोस्तों। तो एक नया पेज में यहां पे लगाता हूं जिसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझते रहना। चलो तो यहां पर जानेंगे, अभी हम बात करते हैं तालिबान। ये तालिबान क्या है, तो सबसे पहले समझना बर्थ ऑफ तालिबान, तालिबान का जन्म कहां से होता है, और ये तालिबान का मतलब क्या होता है दोस्तों। तालिब, ये तालिब शब्द से मिलकर के बना है, क्या है, तालिब। और तालिब का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक उत्सुक, उत्सुक छात्र, उत्सुक छात्र। उत्सुक छात्र जानते हो, जिसके अंदर लालसा होती है किसी भी चीज को पाने की। तो तालिब का मतलब होता है दोस्तों उत्सुक छात्र, और यहीं से बना है तालिबान। एक व्यक्ति के लिए अगर यूज करें उत्सुक छात्र है तो उसके लिए हम तालिब का यूज करेंगे, लेकिन अगर वो उत्सुक छात्रों की संख्या अधिक है तो उसको हम तालिबान कह देते हैं, ठीक है। तो तालिबान शब्द का जो शुरुआत है वो यहीं से हुई, उत्सुक छात्र होता है। और दोस्तों तालिबान की जो शुरुआत होती है, इसका जो फाउंडेशन होता है वो 1994 में होता है दोस्तों, नियर, कहां पर होता है, नियर कांधार, कांधार के पास, कांधार, जो कि गांधार नाम से प्रसिद्ध था पहले, वही अब क्या है, कांधार। ये कांधार में इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले, इसकी जो है तालिबान की। समझ गए बात को? अब तालिबान की यहां से शुरुआत होती है, तो इसका फाउंडर कौन था ये समझना। इसका उस समय जो फाउंडर था जिसने इसकी स्थापना की, उसका नाम था मुल्ला ओमेर, मुल्ला ओमेर। ये फाउंडर हुआ करता था, मुल्ला ओमेर, ठीक है। चलो चलो समझ गए आप लोग। तो मुल्ला ओमेर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई तालिबान की। अब इस तालिबान में शुरुआत जो हुई ये किसके साथ हुई, तो यहां पर 50 स्टूडेंट हुआ करते थे, ओनली 50 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट के साथ इसकी शुरुआत हुई, 50 स्टूडेंट के साथ। इसमें पूरे के पूरे संगठन में लगभग 50 स्टूडेंट थे जो कि पाकिस्तान के मदरसों से पढ़कर के आए थे। केवल 50 स्टूडेंट थे, और ये सारे के सारे स्टूडेंट सुन्नी स्टूडेंट थे। तो प्रश्न अगर बनेगा, वैसे तो बनेगा नहीं, बात समझो। अगर कोई पूछे कि भाई जो ये तालिबान है ये कौन से मुस्लिमों का संगठन है, तो ये सुन्नी मुसलमानों का संगठन है। कौन से मुसलमानों का, सुन्नी, ठीक है, सुन्नी मुसलमानों का ये संगठन है, ठीक है, सुन्नी मुसलमानों का ये संगठन है। मैं दोबारा लिखता हूं, ये थोड़ा ठीक नहीं लिखा।
तो यहां बात करेंगे हम सुन्नी। कौन से मुसलमान है ये? सुन्नी मुसलमान है, ठीक है। अब धीरे धीरे ये पाकिस्तान के मदरसे से पढ़कर के आए थे, लेकिन धीरे 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 इसमें कुछ समय बाद 1500 और शरण यात्रियों ने शरण ले ली यहाँ पे। तो 1500 लोग कुछ समय बाद ही, बहुत जल्द, ज्यादा समय नहीं, कुछ ही समय बाद 1500 लोग और जुड़ गए। तो धीरे 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 संगठन बढ़ने लगा, और इस संगठन को जो पैसा मिल रहा था वो कहां से मिल रहा था? अरब देशों से, यानी कि सऊदी अरब से फंडिंग हो रही थी, अरब से। पहले इसकी शुरुआत से फंडिंग जो है अरब से हो रही है, और पहले कुछ फंडिंग इसकी जो है यूएसए ने भी करी थी। स्टार्टिंग यूएसए ने करी थी। मुजाहिदीन को स्टार्टिंग करने के लिए पूरा का पूरा जो फंडिंग किया गया था वो यूएसए के द्वारा किया गया था। यूएसए का कारण केवल फंडिंग देने का यह था कि रूस को वापस भेजो, रूस को वापस भेजो, इसलिए फंडिंग दे रहा था। अरब का, सऊदी अरब के लोगों का फंडिंग देने का केवल मतलब था कि भैया इस्लाम धर्म को बढ़ाओ, दूसरा कोई कारण नहीं। आपस में लड़ो तुम शिया सुन्नी होकर के, हमारे देशों को आगे बढ़ने दो। इनका केवल इतना सा उद्देश्य था। दोस्तों 1997 में एक घटना होती है, भारत में भी विमान हाईजैक होता है, गांधार घटना आपने सुना होगा। एक विमान हाईजैक कर लिया गया था, इसके बारे में वीडियो लेकर के आऊंगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो, ठीक है। तो ये भी जो है इनके द्वारा, तालिबानियों के द्वारा ही किया गया था। और दोस्तों वर्ष 1996 से लेकर के वर्ष 2001 तक अधिकार कर लिया कहां पर दोस्तों? काबुल में। काबुल पर अधिकार कर लिया, काबुल पर अधिकार कर लिया इसने, काबुल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। काबुल पर अधिकार कर लिया, किसने कर लिया? तालिबानियों ने। तालिबानियों ने अधिकार कर लिया, और लगभग ये दोस्तों 1996 से लेकर के 2001 तक शासन करते रहे। लेकिन अब होती है भैया 11 सितंबर की घटना। 11 सितंबर की घटना क्या है जरा ध्यान से समझना। अब 11 सितंबर कोई घटना होती है, 11 सितंबर कोई घटना होती है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, लादेन, है ना? वो गाना है ना, तेरा बापू है लादेन था, नहीं वही लादेन, ओसामा बिन लादेन। बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन कौन है? ओसामा बिन लादेन दोस्तों अलकायदा का एक आतंकवादी संगठन था। अलकायदा, अलकायदा का एक संगठन का ही संचालक हुआ करता था ओसामा बिन लादेन। ये भाई साहब अटैक कर देते हैं कहां पर? ये भाई साहब अटैक कर देते हैं कहां पर? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में ये अटैक कर देते हैं, और न्यूयॉर्क में भी कौन सी जगह? ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में दोस्तों ये अटैक कर देते हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। जब ये अटैक कर देते हैं तो भैया यहां पे दिमाग घूम जाता है यूएसए का कि तूने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अटैक कर दिया। तुरंत दोस्तों 2001 में दोस्तों यूएसए चला जाता है, यूएसए चला जाता है अफगानिस्तान, यूएसए चला गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में भी कहां? काबुल। अब यूएसए अफगानिस्तान चला गया और अब शासन करने लगा वहां पे यूएसए, और यूएसए फंडिंग भी देने लगा, बहुत कुछ करने लगा। ये सारा कुछ प्रोग्राम था, ये पूरी की पूरी कहानी थी इसकी। लेकिन अब निष्कर्ष समझना जरा। अब यूएसए इतने साल तक 2001 से रहा यहां पर शासन करने के लिए, लेकिन अब वो क्यों वापस चला गया? उसने 15 अगस्त को यह घटना हुई पूरे के पूरे अफगानिस्तान पर जब अटैक कर दिया गया तालिबानियों के द्वारा, तो अब वापस क्यों जा रहा है भैया? क्या कारण है, क्यों वापस जा रहा है? क्या इसका उद्देश्य था अमेरिका का? यही तो हमें समझना है भाई। अमेरिका के यानी कि यूएसए के क्या उद्देश्य था यहां पे जाने का? तो यूएसए को जाने के दो उद्देश्य हो सकते हैं। पहला उद्देश्य था तालिबान को खत्म करना, तालिबान का खात्मा करना। दूसरा उद्देश्य था ओसामा बिन लादेन को खत्म करना, ओसामा को खत्म करना। भाई एक बात बताइए, ओसामा को तो 2011 में ही खत्म कर दिया, तो अब तक क्या कर रही थी यूएसए आर्मी? तालिबान तो अभी तक खत्म हुआ नहीं, तालिबान की तो जो ताकत है वो और भी ज्यादा आगे हो गई। तो इस पे ना तो ये तालिबान खत्म हो पाया, ना यहां पे जो है ओसामा बिन लादेन तो खत्म कर दिया 2011 में, तो फिर क्या कर रहे थे यहां? ये तो तर्क वाली बात है ना एक। तो इसमें एक मैंने तर्क लगाया कि भाई ये हो सकता है कि जो यूएसए है उसने लगभग, जो यूएसए है दोस्तों, इस यूएसए ने लगभग दोस्तों 2 ट्रिलियन डॉलर, लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर अफगानिस्तान के लिए खर्च किए हैं। 2 ट्रिलियन डॉलर, 2 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने के बाद भी इसको हाथ पे कुछ नहीं लग पाया, कुछ भी नहीं लग पाया, इसके हाथ कुछ नहीं लग पाया। अब देखा भाई 2 ट्रिलियन डॉलर है, चलो भैया वापस चलो यहां से, कुछ नहीं मिल पाएगा यहाँ तो मामला वैसे ही खराब है इन लोगों का ही। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो इसलिए दोस्तों 2 ट्रिलियन डॉलर को बचाने के लिए बोले और ज्यादा इन्वेस्ट ना हो, इसलिए अपनी आर्मी को वापस बुला लो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये कौन है भाई साहब? देख पा रहे हो आप इनके चेहरे को? इनको पहचान पा रहे हो तुम? ये है तालिबान के फाउंडर, तालिबान के फाउंडर, ठीक है, तालिबान के फाउंडर, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया है। जो तालिबान के फाउंडर हैं यही है महाशय, ठीक है। कौन है? ठीक है, बात समझ रहे हो? मुल्ला ओमेर, मुल्ला ओमेर हैं ये, ठीक है, मुल्ला ओमेर। ये भाई साहब अब नहीं रहे इस दुनिया में, ठीक है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब ये महाशय कौन है जरा देखना। इन महाशय की तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी फोटो में। ये बच्चों के साथ खेलते हुए तुम्हें दिखाई देंगे, बच्चों की गाड़ियों से, या इनके हाथ में एक AK-47 होगी, ये आपने देखी होगी, ठीक है जी। तो ये सारा का सारा प्रोसेस देखा होगा। अब ये जो है ये भाई साहब कौन है? ये तालिबान के सुपीरियर चीफ हैं, तालिबान के
सुपीरियर चीफ है ये, सुपीरियर चीफ है ये। इनका नाम क्या है भाई साहब का? मौलवी हबीतुल्लाह, मौलवी हबीतुल्लाह, ये मौलवी हबीतुल्लाह है। इनका पूरा नाम है असून जादा, असून ज्यादा। अब नाम ना लिया जाए ज्यादा तो देख लेना, क्योंकि इनका नाम हमसे भी ना लिया जाता। ये कैसे है? देखा ये वीडियो में तुमने? देखा होगा। अब देखो एक और इनके सुपीरियर चीफ है भाई साहब, ये तो देखे ही होंगे तुमने, ठीक है। इनका नाम ही सेकंड चीफ है, सेकंड चीफ सुपीरियर। इनका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, बरादर, ठीक है। ये दूसरे व्यक्ति हैं, इनका भी आपने खूब चेहरा देखा होगा, खूब अच्छे तरीके से देखा होगा। उसके बाद आगे बढ़े तो यहां देखिए, ये भाई साहब संसद चलाएंगे। देखो ये संसद का हालत है, ठीक है। ये अफगानिस्तान की संसद की हालत है कि संसद में AK-47 जैसी खतरनाक राइफल लेकर के अंदर बैठे हुए हैं। और देखना इनके जो करतूत हैं वो देखो। ये पहले हमारी जो अफगानिस्तान की संसद है पुराने समय में, जब गनी जैसे जो है शासक हुआ करते थे, ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे। और देखो ये अब ये देश को चलाएंगे, ये देख रहे हो आप, ये देश को चलाएंगे। आगे देखो जरा, एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर तो खैर आगे है, ये तो नहीं है, ये तो बड़ी भयंकर तस्वीर है दोस्तों। ये तालिबान के लोगों की तस्वीर है। ये तालिबान के वो लोग हैं जो 15 अगस्त को यहां देश आजादी बना रहा था, और यहां हम देख पा रहे हैं तो ये लोग अपने बचने के लिए जहाजों की खिड़कियों पर लटके हुए थे। जो जहाज की खिड़कियां होती है ना, उन पर लटक गए थे, और कुछ दूर तक तो भाई लटक के गए, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर बनता है, जहाज जब स्पीड से चलता है तो पकड़ना मुश्किल होता है। ये कोई ट्रक नहीं है, ये कोई बस नहीं है जिसके पीछे लटक के हम चले गए, ठीक है। ऐसे हम स्कूलों में बहुत ट्रक के पीछे, बस के पीछे लटक के जाते थे, लेकिन वो चीज नहीं है ये, समझ रहे हो? ये अलग चीज है। इसमें पहली बात पकड़ने का कोई औजार नहीं होता बाहर की तरफ। उसके बाद दोस्तों ये हालत देखिए आप अफगानिस्तान के लोगों की, ऐसे देश की हालत आप देख करके आंखों से आंसू आ जाएंगे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते हम। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इस चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे, जरा इस चीज को समझ लो, फिर चीन की भी प्रतिक्रिया को देखेंगे। चीन भाई साहब क्या चाहते हैं। और देखो ये इसके अंदर की तस्वीर है, जहाज के अंदर की तस्वीर है। ये जो है ये USA का आर्मी जहाज था, ये जहाज था सेना का, वायुसेना का। इसके अंदर की हालत आप देख सकते हो कितनी खतरनाक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों। तो ये भाई साहब देखिए फिर से एक तस्वीर आई है आप लोगों के सामने, जो कि आप लोगों को दिख रही है। ये संसद की तस्वीर है, अंदर संसद में बैठे हुए हैं, है ना, और अपनी मीटिंग फिक्स कर रहे हैं क्या करना है अब आगे। और यहां देखेंगे तो ये भाई साहब जो है बच्चों की गाड़ियों से खेल रहे हैं, मतलब देख सकते हैं ये देश को चलाएंगे, ये देश को चलाएंगे। इनको जब इस गाड़ी में वीडियो आप देखेंगे, इन गाड़ी में बैठ करके जब ये वीडियो में मस्ती कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चे हों छोटे छोटे। तो ये अनपढ़ व्यक्ति है, इनको कोई पढ़े लिखे थोड़ी है। इनके हाथ में बंदूक गन दे दी जाती है, इनके आका पढ़े लिखे हैं, केवल वो देश को चला रहे हैं, मतलब इनको संगठन को चला रहे हैं, तालिबान को। ये अनपढ़ हैं, इनको तो केवल ये जानकारी दी जाती है कि आप जन्नत में जाओगे, आपको हूरें मिलेंगी वहां पे, दूध की नदियां होंगी वहां पे, एक एक के बांट में हजार हजार महिलाएं आएंगी जो सुंदरियां होंगी। ये इन चीजों में खुश हैं, समझ रहे हैं? तो ये चीज चाहते हैं। ये अनपढ़ लोग हैं, इनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, जाहिल लोग हैं ये। उसके बाद देखो आगे देखिए, आगे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे वुमेन अफगानिस्तान में 1950 में लगभग ऐसी हालत रहा करती थी, और 2013 में आप देख सकते हैं ऐसी हालत है। ये कहां की है? तालिबान की है, ठीक है। अफगान वुमेन है, ये अफगान की वुमेन है। और अभी कुछ समय पहले वो ऐसे रहती थी महिला, लेकिन जब से तालिबान का कब्जा हो रहा है धीरे धीरे, तालिबान ऐसी हालत कर देता है, ठीक है। और यहां पर दोस्तों आपको थोड़ी बात ये समझनी है कि जितनी भी ये महिलाएं होती हैं, इनको पहली बात तो बाहर जाने का कोई ऑर्डर है ही नहीं, बाहर नहीं जा सकती। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बाहर जाना भी है तो बिल्कुल पैक होकर के जाएंगी, अपनी उंगलियों तक निशान, नाखून तक नहीं दिखा सकती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो ये महिलाएं मूवी देखने के लिए जाती हुई हैं, ये अफगानिस्तान की ही हैं। और उसके बाद देखो नरेंद्र मोदी जी ने, अभी कल की ही न्यूज है, परसों शाम जो है हमारे जो सैनिक थे जो वहां पर उसमें क्या बोलते हैं, अरे राजदूत के रूप में वहां रह रहे थे, उनको बुला लिया गया है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और सभी देशों ने अपने अपने दूतावास को वहां से बुला लिया है। नहीं बुलाया तो केवल चीन जैसे देश ने नहीं बुलाया है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं चीन की प्रतिक्रिया की, या फिर हम बात करते हैं भारत की प्रतिक्रिया की, कि भारत भैया साथ क्यों नहीं दे रहा, कारण क्या है। बस थोड़ी देर और समझो जरा। देखो चीन की प्रतिक्रिया यह है कि पूरी तरीके से तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, पूरे तरीके से सपोर्ट में है। कारण क्या है? देखो समझना इस बात को। कारण क्या है? पहली बात तो काबुल से लेकर के पेशावर तक एक एक्सप्रेस वे बनाने को जा रहा है चीन, तो इस वजह से पूरा सपोर्ट कर रहा है। भाई पाकिस्तान पूरा सपोर्ट कर रहा है तालिबान का, और जहां चीन जिसका सपोर्ट करेगा, तालिबान मतलब चीन जिसका सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान तो उसका जो है चेला है, पीछे पीछे चल देगा, ठीक है। अब पहली बात तो यहां पर दोस्तों खनिजों के बहुत ज्यादा भंडार है, खनिज बहुत ज्यादा है, खनिज। तो खनिजों के भंडार को लेकर के दोस्तों चीन हमेशा हड़प नीति को अपनाता है। उसके बाद दोस्तों यहां पर जो है अफगानिस्तान में शासन करने के बाद आप यूरोप में भी ध्यान रख सकते हैं, अफ्रीका पर भी जो है ध्यान नजर बना सकते हैं, एशिया पर भी नजर बना सकते हैं। तो ये कारण है सारे के सारे कि चीन जो है सपोर्ट कर रहा है। भारत की प्रतिक्रिया क्या है? भारत क्यों मदद नहीं कर रहा है बताओ? तो भाई साहब मदद करना, जब एक बात बताइए, जब चीन अफगानिस्तान रसिया जैसे
अमेरिका जैसे देश मदद नहीं कर पाए तो इंडिया कैसे मदद कर सकता है? ठीक है, इंडिया कैसे मदद कर सकता है? समझने वाली बात है ना ये। अब दोस्तों, इंडिया को नुकसान क्या हुआ इन तालिबानियों के घेरने से इसको? तो आप जानते हैं ये भारत का मैप है, या मैं बात करता हूं मैप के माध्यम से दिखाता हूं थोड़ा पीछे करके आप लोगों को, तो यहां से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा मैं। चलिए इसमें समझेंगे, इस वाले में। तो यहां पर आप देख रहे हैं भैया, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान है और ये है अफगानिस्तान। अब यहां से जो ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, यहां से अफगानिस्तान की जो दूरी है केवल 400 किलोमीटर के आसपास है। 400 किलोमीटर के आसपास की दूरी है ये। अब दोस्तों एक बात बताइए, खुद सोचिए कि ये पहले अफगानिस्तान एक नॉर्मल देश था, वो किसी से झगड़ा वगड़ा नहीं करता था और हम तो साथ रहते थे उसके, और हमारे साथ वो रहता था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन क्या अब तालिबान के लोग भारत के साथ रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आतंकवादी हैं ये, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो ये सीधा प्रस्थान कहां करेंगे? कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। और जम्मू कश्मीर की ओर जैसे ही प्रस्थान किया इन्होंने, तो कहीं ना कहीं हमारे देश को यहां पर सिक्योरिटी के बेस पे बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि आतंकवादियों का केवल काम यह है मरना और मारना, दूसरा इनका कोई काम ही नहीं। तो भाई एक आदमी है, केवल मरने के लिए आ रहा है, मैं कह रहा हूं आप बेशक उसको मार सकते हैं। हमारी यहाँ की फौज, आर्मी कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत है। लेकिन क्या हम अपने आर्मी के जवानों को मारना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप अपनी नौकरी करो, बड़ी सेफ्टी के साथ करिए। तो हम तो जंग चाहते ही नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी किसान के बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे अंकल हैं, हमारे चाचा घर वाले हैं। तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि वो आर्मी में है तो मर जाए, नहीं चाहेंगे ना। लेकिन इनका बिल्कुल अलग ही मैटर है, ये मरना ही चाहते हैं, मारना ही चाहते हैं। तो एक व्यक्ति आकर के अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दे तो एक दो को मार सकता है। बेशक आप अभी बात करें तो लगभग 80 से 85 हजार के लगभग सैनिक हैं टोटल तालिबान के पूरे पूरे संगठन में। तो 80-85 हजार सैनिक जहां भी चलने, जिस तरफ भी चलने, उस देश का कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मामला खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो आर्थिक यहां पर दोस्तों हमारा सिक्योरिटी बेस पे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें आर्थिक मामले की, तो इंडिया के सरकार ने, इंडिया गवर्नमेंट ने लगभग $2 बिलियन 2 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रखे थे अफगानिस्तान पर। $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, दे चुके थे हम इसको। अब वो सारा का सारा पैसा खत्म हमारा, अब हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि वही सरकार ही नहीं, तो भैया हमें क्या मिलेगा? कुछ ना मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ा संगठन यूएनओ। यूएनओ संगठन की बात करते हैं। यूएनओ की इस संगठन की यूएनओ की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। ये यूएनओ काम इसलिए करता है कि कोई भी किसी देश पर अधिकार ना करे, कोई गलत काम ना करे। किसी देश की आर्थिक व्यवस्था अगर कोई गलत काम कर रहा है तो आर्थिक मदद को हटा देंगे। तो भैया जब ऐसे देश, इस यूएनओ की ही कोई यहां पर प्रतिक्रिया नहीं आ रही, तो भारत क्यों जाएगा आगे? बताओ, खुद सोचो। यूएनओ एक ऐसा संगठन है जो कि वर्ल्ड में केवल 5 लोगों के पास जो है वीटो पावर है। जो वीटो पावर वाले देश हैं, जैसे अमेरिका हुआ, रूस हुआ, चीन हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, ऐसे देश अगर साथ नहीं दे रहे हैं तो एक छोटा सा देश भारत कैसे साथ दे सकता है भाई? बिल्कुल भी नहीं दे सकता। समझ रहे हो? अभी तो नहीं दे सकता, बाकी अब सरकार के ऊपर हाथ है। नरेंद्र मोदी जी क्या कर सकते हैं? समझ रहे हैं? वो क्या करें क्या ना करें, बड़े पढ़े लिखे, समझदार और बढ़िया एकदम स्टंट लेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊबड़ खाबड़पने में ऐसे ही कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसकी पावर दोस्तों अभी बात करते हैं, 2021 और 22 तक हमारा जो देश है वो यूएनओ में अस्थायी सदस्य है, लेकिन इसको वीटो पावर नहीं मिल पा रही है अभी, और ना ही अभी कुछ समय तक मिल पाएगी। ठीक है, चलो अब जरा समझने की कोशिश करो, यहां पे पूरा का पूरा आप इस सिस्टम को समझ पाए। अब यहां से इसका देश का जो प्रेसिडेंट था वो भी गायब है, कोई पता नहीं कहां है। कोई कह रहा है तजाकिस्तान चला गया, कोई कह रहा है कजाकिस्तान चला गया, कोई कह रहा है कि भैया वो तो कैद कर लिया गया है। अभी उसका कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी भी ना तो देश का है और ना किसी भी व्यक्ति का है कि ये कहां है। अब देखो कहां है ये, कहां नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि ये व्यक्ति भाग गया होगा। खुद सोचिए, क्या किसी देश का प्रेसिडेंट भाग सकता है इस तरीके से? अगर भागा भी होगा तो कहीं ना कहीं यूएसए आर्मी का भी दबाव हो सकता है। ठीक है, इसको भगाने के लिए इसका दबाव हो सकता है, मे भी। तो ये सारी की सारी जानकारी थी। आपको कैसी लगी ये जानकारी फटाफट से आप लोग मुझे बता दें। नेहरू जी ने लेने से मना कर दिया था, हाँ पैसे नहीं थे ना उनके पास, तो नेहरू जी ने वीटो पावर लेने से मना कर दिया था कि भैया हमें जरूरत नहीं है वीटो पावर की। कि वीटो पावर लेने के लिए यूएनओ का कई चीजों का खर्चा चलाना पड़ता है, जो कि कई करोड़ों में, अरबों में होता है। तो इतना पैसा शायद नहीं था उस समय, इसलिए मना कर दिया कि हमें जरूरत नहीं है इस चीज की, हम तो शांति प्रिय लोग हैं। अब अफगानिस्तान के हम लोग कैसे जिएंगे? देखो, कह तो ये रहे हैं तालिबानी कि हम भैया आम आदमी को किसी को कोई परेशानी नहीं देंगे। क्या आपको लग रहा है कि परेशानी नहीं देंगे? एक नंबर के राक्षस व्यक्ति हैं, राक्षस प्रजाति के लोग हैं, क्या आपको लग रहा है कि भैया ये कुछ नहीं करेंगे? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। चलिए, अब जो भी होगा सरकार के माध्यम से देखेंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैंने ये पूरी की पूरी जानकारी कई जगह से इकट्ठा करके आप लोगों तक शेयर की, तो उम्मीद है आप लोग इसको भरपूर प्यार देंगे और शेयर वगैरह करेंगे वीडियोस को, और अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर, ये हर जगह छानी चाहिए भाई वीडियो। और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन ये भी है कि फटाफट से एक बार लाइक कर दें, और दोस्तों सभी लोग शेयर जरूर कर दें क्लास को। बहुत मेहनत के साथ लगातार 3 से 4 दिन से इस वीडियो को बनाने के लिए मैं लगा हुआ हूं। अलग अलग जगह से
इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को मैं इकट्ठा कर रहा था। ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोगों को हर वीक में संडे के दिन प्रोवाइड करवाया करूंगा। जैसे यूएनओ क्या है, यूएनओ की भारत की प्रतिक्रिया क्या रही, कौन कौन से देश में क्या क्या स्थिति है यूएनओ की, ये सारी की सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए यहां पर यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। अभी आप लोगों की मैथ की क्लास चलेगी 4 बजे, सभी लोग 4 बजे क्लास में आएंगे।